Hello, I welcome you all to my channel KS Wala. Today I am conducting the next lecture for the J&K Junior Assistant Examination, in which we are discussing the legal terminology according to which is being used into the courts. But we were actually going through the Supreme Court, that who were the persons associated with the Supreme Court, and in the previous lecture I explained you that what is actually the court of record mean and how Supreme Court is being considered as a court of record as well as the High Court in India. So today we will discuss about the jurisdiction of the Supreme Court, which is a very much important topic for you people to know, that what are these terms which are related to the jurisdiction of the Supreme Court. So first in this we will discuss about the original jurisdiction. First will be ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? ये पावर है सुप्रीम कोर्ट का इन टर्म्स ऑफ द केसेस. कुछ ऐसे केसेस जो बस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो उनका डायरेक्ट हक है सुनने का. मतलब देयर इज नथिंग कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा. वैसे हमारा नॉर्मल सिस्टम क्या है, जब भी हमें कोई केस करना होता है हमें लोअर जुडिशरी से अप्रोच करना होता है. फर्स्ट वी आर डू एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद हम चले जाते हैं, अगर वहां इंसाफ नहीं मिला तो हाई कोर्ट लेवल पे चले जाते हैं. अगर हाई कोर्ट लेवल पे इंसाफ नहीं मिला तो तब उस टाइम पे हम चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट. लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. हम जानते हैं हमारा हिंदुस्तान का आईन जो है ये हमें राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमारे पास कुछ राइट्स है जो हमारी डिग्निफाइड लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. अगर उन राइट्स में कोई भी राइट वायलेट हो गया उस टाइम पे वी कैन गो एंड फाइल द केस डायरेक्टली इनटू द सुप्रीम कोर्ट एंड दे हैव टू लिसन टू दैट केस. सुप्रीम कोर्ट हमें ये नहीं बता सकता कि पहले आप हाई कोर्ट चले जाओ वहां केस करो. सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली वो सुनना है, उनका पावर होगा तब. उसी को हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. So you will write in this original jurisdiction, I will dictate this part to you people. It is the power of Supreme Court. It is the power of Supreme Court in terms of the cases. In terms of the cases which can be taken directly to Supreme Court, which can be taken directly to Supreme Court without going to lower courts, without going to lower court. For example, the cases of violation of, for example, the cases of violation of fundamental rights. For example, the cases of violation of fundamental rights. इसके बाद नेक्स्ट jurisdiction जो है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज ओरिजिनल exclusive jurisdiction. Original exclusive jurisdiction. What is this original exclusive jurisdiction? ये कुछ पावर है सुप्रीम कोर्ट का जहां पे कुछ केसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल कर सकते हैं, यानी कि बस वो उन केसेस को सुन सकते हैं. अब देखो इससे पहले फंडामेंटल राइट से हाई कोर्ट भी सुन सकता है, वहां भी हमारे पास वहां भी ऑप्शन है जाने का, समझ गए आप. लेकिन जो ये ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, ये कुछ ऐसे केसेस है जिनको हम हाई कोर्ट में नहीं लेके जा सकते. दे हैज टू बी टेकन ओनली इनटू द सुप्रीम कोर्ट. ऐसे फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्यूट होगा, फॉर एग्जांपल कोई केस किसके रिलेटेड है, डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. अगर इस पे कोई केस हो गया है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ केस है कि बोला गया प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई गड़बड़ हो गई, या इट वाज नॉट अ फेयर इलेक्शन, या कुछ प्रोसेस में गलती थी, तो अगर इस पे कोई केस होता है तो ऐसा केस सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्शन के वाले के जो केसेस है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है. या ऐसा कोई फेडरल डिस्प्यूट होगा, फेडरल डिस्प्यूट. फेडरल डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि अगर कभी भी सेंटर और किसी स्टेट में लड़ाई हो गई आपस में और इस बेसिस पे केस हो गया तो ऐसा केस भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है. व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन द फेडरल कैरेक्टर, व्हिच मींस दैट व्हेन सेंटर एंड सम स्टेट इज हैविंग टसल इन बिटवीन देम. या ऐसा अगर हो गया कि अगर स्टेट्स के बीच में कभी लड़ाई हो जाती है किसी भी, हम जानते हैं यहां पे रिसोर्स में बहुत स्टेट्स लड़ रहे हैं आपस में, स्पेशली ऑन द वाटर रिसोर्स. तो मान लो कि वाटर रिसोर्स पे दो स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं, तो वो केस भी सिर्फ और सिर्फ कौन सुन सकता है, सुप्रीम कोर्ट. ये कोई भी हाई कोर्ट नहीं सुन सकता है. तो आप कह सकते हो डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स या अमंग स्टेट्स.
तो ऐसे केसेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसका हक है सुनने का? इट इज द राइट ऑफ ओनली द सुप्रीम कोर्ट हु कैन लिसन टू दीज केसेस, हु कैन सॉल्व दीज केसेस. इसी को हम कहते हैं ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन. सो विल राइट इन दिस, इट इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, it is the power of Supreme Court to entertain a case which can be taken directly and only to Supreme Court. यहां पे इंपॉर्टेंट क्या? only and only to Supreme Court and only to Supreme Court. For example, disputes regarding the presidential election, comma, federal disputes, which means dispute between center and the state, or disputes among the states, or disputes among the states. Disputes among the states. इसके बाद नेक्स्ट जो जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो जुरिसडिक्शन क्या है? दैट इज टर्म्ड एज एपेलेट जुरिसडिक्शन. ठीक है, एपेलेट जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि हाईएस्ट अथॉरिटी अगर केस के लिए सुनने के लिए कोई है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट. यहां पे वही होता है कि अगर हम हाई कोर्ट, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम केस लेके गए तो वहां पे हमें लगा कि इंसाफ नहीं मिला, हमें लगा कि दैट जस्टिस हैज नॉट बीन डिलीवर्ड प्रॉपरली, तो वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज हाई कोर्ट. अगर वहां भी हमें सेम ये चीज फील हुआ कि जस्टिस हैज नॉट बीन डिलीवर्ड प्रॉपरली, देन वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. दैट मींस एपेलेट लेवल पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट. तो हमारे पास हमेशा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला रहता है, लेकिन जब हम लोअर जुडिशरी से पास हो गए होते हैं, देन वी हैव द फाइनल ऑप्शन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. उसी को कहते हैं एपेलेट जुरिसडिक्शन. एपेलेट जुरिसडिक्शन. सो यू विल राइट इन दिस, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. Supreme Court is the highest court of appeal. Is the highest court of appeal in the country. And a person can appeal to Supreme Court. And a person can appeal to Supreme Court against the decision of. And a person can appeal to Supreme Court against the decision of high courts. Against the decision of high courts, which is termed as appellate jurisdiction of Supreme Court. इसके बाद नेक्स्ट जो jurisdiction है which Supreme Court is having, that is advisory jurisdiction. इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है जब भी प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए होती है, वो सिर्फ किससे ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, उनका ओपिनियन ले सकता है. तो दैट इज द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. कभी भी हाई कोर्ट एडवाइस नहीं कर सकता है या ओपिनियन नहीं दे सकता है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है जब भी प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए होती है या प्रेसिडेंट को ओपिनियन चाहिए होता है किसी मसले पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे ले सकता है? दैट इज बाय सुप्रीम कोर्ट. अभी कौन से मसले जिस पे एडवाइस ओपिनियन लिया जा सकता है? एक तो कोई ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला लॉ जो अराइज हो गया, जो समझ नहीं आ रहा प्रेसिडेंट को. You can say that a question of law or fact of public interest जिसपे प्रेसिडेंट समझना चाहता है या एडवाइस करना चाहता है, जो अराइज हो गया है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मसला, तो उस पर एडवाइस किससे लेगा? प्रेसिडेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. सेकंड इज अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट और ट्रीटी हुई है, यानी कि हिंदुस्तान के आईन के बनने से पहले कोई एग्रीमेंट हुआ है या ट्रीटी हुई है, एंड प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, या प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू गेट थिंग्स ऑन दैट ट्रीटी और एग्रीमेंट, एट दैट टाइम इट हैज टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. तो उसी को कहते हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो यू विल राइट इन दिस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया authorizes the president. Constitution of India authorizes the president to seek opinion of Supreme Court in two categories.
in two categories. Number one, a question of law. Number one, a question of law or a fact of public importance, or a fact of public importance which has arisen or may arise. इसके बाद नंबर टू, an issue related to pre-constitutional treaty or agreement. Pre-constitutional treaty or agreement. Pre-constitutional treaty or agreement. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स. वी सॉ दैट सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है, इंडिया में किस लेवल पे आता है, टॉप लेवल. वी सॉ दैट द पर्संस एसोसिएटेड विद द सुप्रीम कोर्ट. वी सॉ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इसके पास क्या क्या पावर है. नेक्स्ट टू डिस्कस इज द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट्स, वी नो दैट ये स्ट्रक्चर में कहां आते हैं. सुप्रीम कोर्ट की बात क्या है नीचे वाले स्ट्रक्चर में, दैट इज हाई कोर्ट्स. अब द पर्संस एसोसिएटेड विद द हाई कोर्ट्स, आई वांट टू डिस्कस एक्चुअली दोस पर्संस. फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में कौन कौन होते हैं? चीफ जस्टिस, देयर कैन बी एक्टिंग चीफ जस्टिस. एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यहां पे चीफ जस्टिस सिर्फ, दैट मीन चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट. तो और कौन हो सकता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस. या कौन होता है? परमानेंट और रेगुलर जज. परमानेंट और रेगुलर जज. या यहां पे हो सकता है एक्टिंग जज. I will explain every one of these that ये कौन है, सीजे कौन है, एक्टिंग सीजे या परमानेंट जज या एक्टिंग जज कौन है. इसके बाद देयर कैन बी एडिशनल जज. एडिशनल जज और देयर कैन बी ad hoc judge. These are the persons who are associated with the high courts in India. अब ये चीफ जस्टिस जैसे हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में, हेड कौन होता है सुप्रीम कोर्ट का? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ऐसे ही स्टेट में हाई कोर्ट का हेड कौन होता है? चीफ जस्टिस. ये वही सीनियर होता है जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था, सेम यहां पे भी चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, दैट इज द हेड ऑफ दिस हाई कोर्ट. ऐसी एक्टिंग सीजे, कल हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में जो एक्टिंग सीजीआई है वो क्या होता है? अगर कोई वैकेंसी ऑफिस में, सीजीआई के ऑफिस में, या वो एब्सेंट है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करता है टू एक्ट एज अ सीजीआई. तो यहां पे भी सेम ऐसे होता है. एक्टिंग सीजे का मतलब क्या है? जब भी जो रेगुलर सीजे है वो एब्सेंट है या उसका ऑफिस वैकेंट है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट, किसी को अपॉइंट कर सकता है, किसी भी हाई कोर्ट, इसी सेम हाई कोर्ट जज को, किसी सीनियर जज को अपॉइंट कर सकता है टू एक्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट. बट ये कौन कर सकता है? स्टेट का है ये, लेकिन ये सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है. दैट ही कैन चूज अ जज ऑफ दैट हाई कोर्ट हु विल एक्ट एज द चीफ जस्टिस जब तक ये वापस रिज्यूम नहीं करते हैं. दैट इज द एक्टिंग सीजे. तो ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये चीफ जस्टिस जो हेड होता है किसका? स्टेट की जुडिशरी का. तो यू विल डायरेक्टली राइट द एक्टिंग सीजे, एक्टिंग चीफ जस्टिस. एंड दिस यू विल राइट इफ सीजे ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि इफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज एब्सेंट or there is vacancy in the office, then President of India may appoint a high court judge, to act as CJ of high court, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? एक परमानेंट और रेगुलर जज. ये पता है जो जज नॉर्मली होता है, जज कौन होता है? वो पर्सन, कल मैंने आपको लिखवाया था, ये सेम वही डेफिनेशन यहां पे भी रहेगी. एक रेगुलर पर्सन है और पब्लिक ऑफिसर है जो केसेस सुनता है, एडजुडिकेट केसेस करता है. तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट है, यहां पे हाई कोर्ट है, काम सेम है इनका, ठीक है. लेकिन हमारे लिए यहां पे क्या है? एक्टिंग जज की बात हम करेंगे. हु इज द एक्टिंग जज? अगर कभी भी रेगुलर जज एब्सेंट होता है, रेगुलर जज इज एब्सेंट ड्यू टू एनी रीजन, घर पे कुछ फंक्शन है या कुछ देयर इज सम ट्रेजेडी हैपेंड एट होम, तो उस वजह से रेगुलर जज क्या एब्सेंट है, उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ही कैन अपॉइंट ए क्वालिफाइड पर्सन, जो
यू कैन से दैट हु कैन बी द जज, मैंने कल आपसे कहा था प्रमोशंस होती है, डिस्ट्रिक्ट जज से बनते हैं हाई कोर्ट का जज, फिर हाई कोर्ट से जज बनते हैं वहां सुप्रीम कोर्ट का, ये प्रमोशंस होती है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज जो क्वालिफाइड होगा, जिसने 5 साल एज ए जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्व किया होगा, तो वो क्वालिफाइड टू बी द हाई कोर्ट जज। ऐसा पर्सन कोई उठाएगा, प्रेसिडेंट उसको बनाएगा एज द एक्टिंग जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है, ये कब तक होगा? टिल द टाइम जो रेगुलर जज है वो ऑफिस रिज्यूम नहीं करता है, तब तक प्रेसिडेंट किसी भी क्वालिफाइड पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी द हाई कोर्ट जज उसको उठा के क्या बना सकता है? एक्टिंग जज। ये क्यों किया जाता है? ताकि जो नॉर्मल वर्क है कोर्ट का वो रुके ना। अगर ये रेगुलर जज एब्सेंट है तो उस टाइम पे जुडिशियल प्रोसेस मस्ट नॉट स्टॉप। दैट इज व्हाई प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द एक्टिंग जज। उस टाइम पे वो अपॉइंट करता है एक ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को फ्रॉम एनी दैट यू कैन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या वहां से उठाता है और उसको बनाते हैं एक्टिंग जज। लेकिन कब तक? फिर से बता रहा हूं, जब तक ये वापस रिज्यूम करता है, सिर्फ तब तक। तो यू विल राइट इन दिस, you will write in this, if regular judge is absent, if regular judge is absent for certain time, if regular judge is absent for certain time, then president of India may appoint a duly qualified person, as the acting judge in high court, till the time regular judge resumes office, इसके बाद नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट इज एडिशनल जज। एडिशनल जज कौन हो सकता है एक हाई कोर्ट में? अगर कभी भी एक हाई कोर्ट का काम बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, यानी कि केसेस बहुत सारे बढ़ गए, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस, यानी कि, और ये इंडियन जुडिशरी में है कि केसेस बहुत, इसीलिए हमारे यहां पे 10-10 साल लगते हैं एक केस का फैसला आने में, क्योंकि लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस है। अगर ऐसा होता है, मान लो कि जे.एंड के हाई कोर्ट है, इसमें अचानक से केसेस बढ़ गए, या ऐसा कह सकते हैं कि पेंडेंसी ऑफ पुराने केसेस बहुत ज्यादा है, वो जो रेगुलर जज है वो उसको नहीं देख पा रहे हैं, उनको खत्म नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर से यही अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट कर सकता है किसी जज को जो किसी डिस्ट्रिक्ट में जज होगा, जो क्वालिफाइड होगा टू बी द हाई कोर्ट जज, तो उसको क्या करेगा? अपॉइंट करेगा, ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करेगा एज द एडिशनल जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। हम एग्जांपल ले रहे थे जे.एंड के हाई कोर्ट की, अब वहां पे जे.के हाई कोर्ट में क्या करेगा? उसको अपॉइंट करेगा एज एडिशनल जज। लेकिन ये कितने टाइम तक हो सकता है? सिर्फ ओनली फॉर 2 years, मैक्सिमम 2 years, 2 साल से ज्यादा किसी एडिशनल जज को अपॉइंट नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट। लेकिन ये कब होता है? जब पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ जाती है, या यू कैन से इंक्रीज हो जाता है बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट, तब प्रेसिडेंट चुनता है क्या? एडिशनल जज। लेकिन कितने के लिए? मैक्सिमम ऑफ 2 years। ठीक है, सो यू राइट इन दिस, whenever there is increase in the business of high court, whenever there is increase in the business of high court, or there is large pendency in the cases of high court, then president of India may appoint a duly qualified person as an additional judge, in the high court for a period not more than 2 years, इसके बाद लास्ट अथॉरिटी कौन सी है? दैट इज दी एडहॉक जज। एडहॉक मैंने कल भी समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि एडहॉक क्या होता है। ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी जज होता है। ये कब होता है? ये सीजे, अगर इस हाई कोर्ट, मान लो कि हम हाई कोर्ट ऑफ जे.एंड के लद्दाख डिस्कस कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस जो यहां पे होता है यही चुन सकता है किसी जज को एज एन एडहॉक जज। लेकिन ये कौन हो सकता है एडहॉक जज? किसको चुन सकता है? जो जज रिटायर हो चुका है। ये किसी सर्विंग जज को नहीं उठाता है। द जज विच हैज बीन रिटायर्ड, उनमें से किसी एक को चुना जाता है एडहॉक जज किसी स्पेसिफिक केस के लिए। जब लगेगा कि यहां पे इसकी जरूरत है, कोई स्पेशल केस होगा, तो स्पेसिफिक एरियाज होंगे, तो पता होती है कि किसकी एक्सपीरियंस इसमें रही है, किसने जज एज सर्व किया है पहले, कौन एक्सपीरियंस है इस मसले को लेके, तो उसको तब एडहॉक जज एज चुना जा सकता है जब तक वो केस चल रहा होता है। तो लेकिन ये कौन करता है? यहां पे आपको याद ये रखना है, ये कौन चुनता है? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। लेकिन इसको कंसेंट लेना पड़ता है प्रेसिडेंट का, खुद से ही नहीं करता है, अपॉइंट यही करता है। जो बाकी थे उनको अपॉइंट सीधे कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन जो एडहॉक जज है, ही इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस
इन कंसेंट या यू कैन से विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को चुनता है एज एन एडहॉक जज, ताकि वो काम करे कुछ स्पेसिफिक केसेस में. दैट इज द एडहॉक जज. सो यू कैन फाइंड दीज of the you can say functionaries into the high courts throughout the India. ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें the CJ of concerned high court, the CJ that is Chief Justice of concerned high court, with the prior consent of the president, may ask a retired high court judge, retired high court judge to work as a judge on ad hoc basis, in specific areas. So these all were connected with the high courts. So आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं मैं. So now I will bring the history of J&K this and Ladakh High Court, कैसे establish हुआ और कैसे वो properly implementation हो गई. तो उसके बाद we will go to the other terminologies की cases जो है उनको क्या बोला जाता है, या हमारे पास कौन से options है, writs क्या है, all other things which are there related to the terminology that will be discussed in the coming lectures. So कल मैंने गलती से बोल दिया था 15 फरवरी तक I will conclude. तो actually 15 फरवरी तो है, कल है, तो इसीलिए it's today 15 February. By mistake I just committed that. It's actually up to the ending of February I will complete all the terminology of the court. So I have this and you have the examination on 16th of March I think so. जब तक डेट जो मैं देख चुका हूँ, तो तब तक जो last February जो है this up to 29th of February I will conclude these lectures. So you can have these lectures up to 29th this February. तो आई होप कि तब तक कंप्लीट हो जाए एंड यू कैन रिवाइज फॉर द नेक्स्ट 15 days these terminologies for the examination. थैंक यू फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर.